एक सन्यासिन ने कहा है कि उसके पति के साथ 10 वर्षों का विवाह बहुत सुंदर रहा था, लेकिन उनकी युवा नौकरानी ने पति के प्रेम में आत्महत्या कर ली। उस घटना के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पहली बात, इसका उस लड़की की आत्महत्या से कोई संबंध नहीं है, वो केवल एक बहाना है। लगभग हर विवाह में ऐसा होता है। तुम हमेशा के लिए सुख में नहीं रह सकते। जब तुम विवाहित नहीं थे तब खुश रहना आसान था, लेकिन जैसे ही तुम विवाह करते हो चीजें कठिन होने लगती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका उस लड़की और उसकी आत्महत्या से कोई संबंध नहीं है। इसका व्यक्तिगत रूप से न तुमसे कोई संबंध है, न तुम्हारे पति से। इसका संबंध विवाह की पूरी प्रक्रिया से है। जैसे ही तुम इसे समझोगी चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वे स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, उनके पास स्वतंत्रता होती है। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है। वे अपनी स्वतंत्रता से एक दूसरे को देते हैं और उन्हें न कहने की भी स्वतंत्रता होती है। यदि वे हाँ कहते हैं तो वो उनका अपना निर्णय होता है। ये कोई बाध्यता नहीं है और न ही दूसरे की किसी अपेक्षा को पूरा करना है। तुम प्रेम इसलिए देती हो क्योंकि तुम्हें प्रेम देना अच्छा लगता है, और किसी भी समय तुम बदल सकती हो, क्योंकि कोई वादा नहीं किया गया है, कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है। तुम दो स्वतंत्र व्यक्ति बने रहते हो, स्वतंत्रता से मिलते हो, स्वतंत्रता से प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारा व्यक्तित्व सुरक्षित रहता है। इसलिए उसमें सुंदरता होती है। सुंदरता केवल प्रेम की नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक स्वतंत्रता की है। सुंदरता का मूल तत्व स्वतंत्रता है, प्रेम उसका दूसरा तत्व है। स्वतंत्रता के साथ प्रेम भी सुंदर होता है, क्योंकि स्वतंत्रता सुंदर है। जैसे ही स्वतंत्रता चली जाती है, प्रेम कुरूप हो जाता है और फिर उसकी सारी कुरूपता उसमें प्रवेश करने लगती है। और तब तुम हैरान होती हो कि आखिर हुआ क्या, वो सुंदरता कहाँ चली गई, वो प्रेम ऊर्जा कहाँ चली गई। जब तुम विवाह करते हो तो सुविधा के लिए अपनी स्वतंत्रता छोड़ रहे होते हो। तुम स्वतंत्रता की जगह सुरक्षा के बारे में अधिक सोचने लगते हो। विवाह यही है। विवाह स्वतंत्रता की असुरक्षा पर सुरक्षा की विजय है। तो निश्चित ही तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा कभी मुफ्त नहीं होती, कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। हर चीज़ के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हर चुनाव की अपनी कीमत होती है। इसलिए जैसे ही तुम विवाह करते हो स्वतंत्रता खो जाती है, और उस स्वतंत्रता के साथ प्रेम का 75% भी गायब हो जाता है। उसका आनंद और उसका साझापन गायब होने लगता है। अब वो लगभग एक कर्तव्य का हिस्सा बन जाता है। और जितना अधिक तुम साथ रहते हो उतना ही साधारण जीवन तुम्हारे प्रेम संबंध की रोमांटिक गुणवत्ता पर भारी पड़ने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले कभी परेशान नहीं करती थी अब परेशान करने लगती हैं। तुम एक फिल्म देखना चाहती हो और वो दूसरी फिल्म देखना चाहता है, और संघर्ष शुरू हो जाएगा। पहले ये बात कभी परेशान नहीं करती थी। वो जहाँ जाना चाहता था तुम तैयार थी, और जहाँ तुम जाना चाहती थी वो तैयार था। साथ होना ही आनंद था। जगह कोई मायने नहीं रखती थी। फिल्म अप्रासंगिक थी। अब साथ होना अप्रासंगिक हो जाता है और फिल्म अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब तुम 24 घंटे एक साथ हो। वास्तव में तुम एक दूसरे से बचने के लिए फिल्म देखने जा रहे हो। पहले तुम फिल्म देखने इसलिए जाती थी कि एक दूसरे से मिल सको। अब पूरी स्थिति ही बदल गई है। पहले तुम समुद्र किनारे या पहाड़ों पर इसलिए जाती थी कि एक दूसरे के साथ रह सको। अब तुम ऐसी जगह जाना चाहोगी जहां दूसरे से बच सको। ये बहुत अधिक हो रहा है। 24 घंटे एक साथ रहना भारी लगने लगता है। और फिर छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें। पति ने अपने कपड़े फर्श पर छोड़ दिए। अब प्रेमी ऐसी बातों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन विवाहित लोग सोचने लगेंगे ये सही नहीं है, उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मैं उसे इतनी बार बता चुकी हूं। और इससे संघर्ष पैदा हो सकता है। या वो लगातार धूम्रपान करता रहता है और तुम्हें धूम्रपान पसंद नहीं है, तुम्हें उसकी गंध से नफरत है। जब वो पहले तुम्हें चूम रहा था तब भी वो धूम्रपान करता था, लेकिन वो चुंबन इतना मूल्यवान था कि तुमने उसकी गंध की कभी परवाह नहीं की। अब धीरे धीरे तुम उस चुंबन की अभ्यस्त हो गई हो। अब उसमें कोई नया अनुभव नहीं, कोई रहस्य नहीं बचा है। वो केवल एक दिनचर्या बन गया है।
अब वो चीज़ सामान्य मान ली गई है और उसके मुंह से आने वाली धूम्रपान की गंध बहुत अधिक परेशान करने लगती है। कोई रहस्य नहीं बचा है, वो केवल एक दिनचर्या बन गया है। अब वो चीज़ सामान्य मान ली गई है और उसके मुंह से आने वाली धूम्रपान की गंध बहुत अधिक परेशान करने लगती है। छोटी छोटी बातें, तुम्हारा पसीना, तुम्हारे शरीर की गंध, ये और वो सब कुछ। और धीरे धीरे तुम एक दूसरे के शरीर, एक दूसरे की संभावनाओं और एक दूसरे के प्रेम करने के तरीके से पूरी तरह परिचित हो जाते हो। अब जिज्ञासा नहीं रहती, खोजने वाला मन नहीं रहता। लगभग हर दिन वही दोहराव होता है। कौन दोहराव को प्रेम करता है? दोहराव हर चीज़ को मार देता है। अब वो दूसरी महिलाओं के बारे में कल्पना करने लगेगा। वे अधिक सुंदर और अधिक आकर्षक लगेंगी। ऐसा नहीं है कि वे वास्तव में ऐसी हैं, लेकिन वे ऐसी दिखाई देंगी क्योंकि वे उपलब्ध नहीं हैं, वे दूर हैं। और तुम दूसरे पुरुषों के बारे में सोचने लगोगी। अवचेतन में दूसरे लोग अधिक सुंदर दिखाई देने लगेंगे, दूसरे जोड़े अधिक खुश दिखाई देंगे और तुम सोचने लगोगी, हम खुश क्यों नहीं हैं? बाकी सब लोग खुश क्यों हैं? देखो, लोग मुस्कुरा रहे हैं और हम नहीं मुस्कुरा रहे। ये खुशी हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही? और भीतर ही भीतर तुम दूसरों में रुचि लेने लगती हो। ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनैतिक नहीं है। ये सुरक्षा का ही एक हिस्सा है। तुम नीरस हो जाती हो, तुम्हारी रुचि समाप्त हो जाती है। ये लगभग ऐसा है जैसे तुम एक ही फिल्म को बार बार देखने जाओ। आखिर कितने दिनों तक उसमें रुचि बनी रह सकती है? और यदि तुम किसी फिल्म से ही विवाह कर लो तो क्या तुम पागल नहीं हो जाओगी? ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि लोग विवाहित हैं और पागल नहीं हुए हैं, या शायद वे हो चुके हैं, लेकिन पागलपन इतना सामान्य हो गया है कि तुम उसे पागलपन के रूप में देख ही नहीं सकते। इसलिए पहली बात, उस लड़की के विचार को छोड़ दो। उसका तुमसे, तुम्हारे प्रेम संबंध से या तुम्हारे विवाह से कोई संबंध नहीं है। वो उसकी बात थी, ठीक है? वो शायद पागल थी, वो उसका मामला था, उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। वो शायद आत्महत्या करने की प्रवृत्ति वाली थी, वो कहीं और आत्महत्या कर लेती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ या किस तरह, किसी न किसी जगह, किसी न किसी बहाने से वो कोई कारण खोज लेती, क्योंकि वो कभी प्रेम में रही ही नहीं थी। तुम्हारे पति को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो तो प्रेम में पड़कर ऐसी चीज़ें करने की उम्र में भी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति रही होगी। कोई भी बहाना उसके लिए पर्याप्त था। वो अपने मन में कल्पनाएं कर रही होगी और उसकी कल्पना टूट गई। ये उसकी समस्या है, ये तुम्हारी समस्या नहीं है और न तुम्हारे पति की। वो केवल एक बहाना है। तुम फिर से ये विश्वास करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा विवाह पूरी तरह अच्छा था। उस लड़की की वजह से और उसकी आत्महत्या की वजह से सब कुछ खराब हो गया। तुम अभी भी स्वयं को धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तुम अभी भी विवाह को बचाने की कोशिश कर रही हो। वास्तव में उस लड़की की आत्महत्या तुम्हारे विवाह की रक्षा करने का काम कर रही है। तुम सारी जिम्मेदारी उस पर डाल सकती हो। वो एक बलि का बकरा बन गई है, इसे भूल जाओ। उसका इससे कोई संबंध नहीं है। स्थिति का सामना करो। समस्या विवाह स्वयं है। विवाह के द्वारा तुम दोनों ने जो आत्महत्या की है, असली समस्या वो है। सभी लोग सोचते हैं कि हमारा विवाह बहुत खुला हुआ है। कोई भी विवाह खुला नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें विवाह करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? जिस क्षण वो ऊर्जा तुम्हारे बीच बहना बंद हो गई, इसका सीधा अर्थ है कि तुम दोनों एक जगह अटक गए हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बचाने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके भीतर देखो। समस्या कहाँ है उसे देखो, अन्यथा तुम कभी असली कारण नहीं खोज पाओगी। तुम झूठे कारण खोज सकती हो, क्योंकि तुम असली कारण को छूना नहीं चाहती। असली कारण यह है कि अब तुम दोनों प्रेम में नहीं हो। यह कहना कठिन है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना ही होगा। इसीलिए ऊर्जा बहना बंद हो गई है और लंबे समय तक प्रेम में बने रहना बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हारे अस्तित्व में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी तुम लंबे समय तक प्रेम में रह सकती हो। साधारण प्रेम बहुत क्षणिक होता है, वो आता है और चला जाता है, वो शुरू होता है और समाप्त हो जाता है, उसका एक आरंभ होता है और उसका एक अंत होता है। इसलिए तर्क देकर चीज़ों को सही साबित करने के बजाय केवल इस घटना को देखो कि अब तुम प्रेम में नहीं हो।
ये कठिन होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेम मौजूद है और ऊर्जा नहीं बह रही। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम ही ऊर्जा है। अगर प्रेम मौजूद है तो ऊर्जा बहेगी। हो सकता है कि तुम अपने पुराने प्रेम में प्रेम कर रही हो, ये संभव है। हो सकता है कि तुम अपनी पुरानी स्मृतियों से प्रेम कर रही हो, ये भी संभव है। तुम लगातार अतीत के बारे में सोच रही हो कि चीज़ें कितनी सुंदर थीं, ऊर्जा कैसे बहती थी और अब वो नहीं बह रही। ये अतीत का नशा है। तुम लगातार अतीत के बारे में सोच रही हो और चाहती हो कि वर्तमान भी अतीत जैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। वर्तमान अतीत से पूरी तरह अलग है और ये अच्छी बात है कि वो अलग है। अगर वो अतीत की केवल पुनरावृत्ति होता तो तुम उससे ऊब जाती, पूरी तरह बोर हो जाती। इसलिए तुम दोनों वास्तविकता को देखो और सत्य को खोजने की कोशिश करो। अगर अब तुम प्रेम में नहीं हो तो एक काम किया जा सकता है, तुम मित्र बन सकते हो। जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर तुम उसे मजबूर करोगी तो वो पाखंड बन जाएगा और वो कभी किसी को संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए केवल चीज़ों को देखो। तुम अतीत में प्रेमी रहे हो, इसलिए कम से कम मित्र तो रह ही सकते हो। केवल देखो। हो सकता है कि अगर तुम मित्र बनने का निर्णय लो तो प्रेम फिर से बहने लगे, क्योंकि फिर से तुम स्वतंत्र होना शुरू करोगी, फिर से तुम दो अलग व्यक्ति बनोगी, फिर से सुरक्षा समाप्त होगी और वे तत्व जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को नष्ट किया था फिर से हटने लगेंगे। प्रेम के फिर से बहने की संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन तुमने विवाह किया था, अब तलाक ले लो और केवल मित्र बनकर रहो। पहले तुम्हारे बीच प्रेम हुआ था, तुम मित्र थे और फिर एक साथ आए थे। प्रेम मित्रता से पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो एक संबंध बन जाता है और मित्रता समाप्त हो जाती है, फिर प्रेम मर जाता है। अगर तुम वास्तव में उसे फिर से जीवित करना चाहती हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये निश्चित रूप से होगा, कोई भी इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन संभावना है कि वो फिर से जीवित हो जाए। या अगर वो फिर से जीवित नहीं होता तो तुम किसी और के साथ प्रेम को फिर से जीवित कर सकती हो। तुम्हारा पति भी किसी और से प्रेम कर सकता है। हमेशा एक बात याद रखना, प्रेम में होना अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर एक व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं बह रहा है तो बेहतर है कि उसे किसी और के साथ बहने दो, लेकिन अटक मत जाना, अन्यथा तुम दुखी रहोगी, उसे दुखी करोगी और तुम दोनों दुखी रहोगे। और समस्या यह है कि यदि तुम बहुत लंबे समय तक दुख सहती रहीं तो तुम्हें अपने दुख की आदत हो जाएगी। फिर तुम्हें अपने दुख में ही एक तरह का आनंद मिलने लगेगा। तुम दुख में आनंद लेने वाली बन सकती हो और फिर उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। अभी समस्या बड़ी नहीं है। सन्यासिन प्रश्नों के उत्तर में बताती है कि उसका पति लंदन में है और वो सन्यासी नहीं है। वापस जाओ और उससे बात करो और उससे कहो कि वो सत्य बोले। तुम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया है, कम से कम इतना तो तुम एक दूसरे के प्रति ऋणी हो कि सत्य बोलो, बिल्कुल सत्य बोलो। सारे पत्ते मेज पर रख दो और कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। केवल सत्य मदद करता है, झूठ कभी मदद नहीं करता। वो केवल समस्या को टाल सकता है और इस बीच समस्या तुम्हारे भीतर और अधिक जड़ें जमा लेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। जाओ और उससे ईमानदार होने को कहो, भले ही इससे चोट लगे। उसे बताओ कि इससे चोट लगेगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। तुम दोनों ने साथ में खुशी के दिन बिताए हैं। अगर अब चोट लगती है तो उसका भी सामना करना होगा। पूरी तरह सत्यवादी बनो, कोई बलि का बकरा मत खोजो, किसी के पीछे मत पड़ो, तर्क देकर चीज़ों को सही साबित मत करो। बस सत्य को देखो, अपने भीतर देखो, अपना हृदय खोलो और उसकी भी मदद करो कि वो सत्य बोले। अगर प्रेम समाप्त हो गया है तो मित्र बन जाओ, उसे ज़बरदस्ती बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी दिन फिर से एक बार ऐसा हुआ कि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री ने मुझसे पूछा, समस्या बिल्कुल यही थी और मैंने उसे तलाक लेने की सलाह दी, क्योंकि इतने लंबे समय तक उस संबंध को ढोते रहने का कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने तलाक ले लिया। 7 साल बाद उनकी बेटी का विवाह होने वाला था, इसलिए वे फिर मिले। 7 वर्षों तक उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था और अचानक वे फिर एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। वो मेरे पास दौड़ती हुई आई और उसने कहा, यह असंभव है, लेकिन ऐसा हो गया।
7 वर्षों तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं, एक भी पत्र नहीं लिखा, लेकिन हमारी बेटी का विवाह हो रहा था, इसलिए हमें साथ होना पड़ा। और अचानक उन्होंने फिर से विवाह कर लिया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि इस बार सावधान रहना, वही चीज़ फिर से दोहराई जा सकती है। प्रेम को बहते रहने के लिए इतनी अधिक जागरूकता चाहिए और हम इतने जागरूक नहीं हैं, इसलिए बार बार वो रुक जाता है। बस जाओ और चिंता मत करो। अगर एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा खुलेगा। प्रेम के साथ कभी विश्वासघात मत करो। प्रेमी बदलते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें व्यक्तियों से बहुत अधिक जुड़ना नहीं चाहिए, केवल एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और वो प्रेम के प्रति होनी चाहिए। प्रेम के प्रेम में रहो और बाकी सब कुछ गौण है। और साहसी बनो, वो साहस तुम्हारी मदद करेगा। अन्यथा तुम दोनों ये दिखावा करते रहोगे कि इसके कारण ऐसा हुआ और उसके कारण ऐसा हुआ और दुखी होते रहोगे। एक क्षण के लिए भी दुख में मत रहो, जोखिम लेकर जियो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र तरीका है। और अब जब तुम सन्यासिनी हो तो मुझे आशा है कि तुम इसका सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी होगी। अगर प्रेम नहीं है तो नहीं है। और शायद केवल सब कुछ खुलकर सामने लाने से, चीज़ों को नई आंखों से देखने से कुछ घटित हो जाए। हो सकता है प्रेम अभी भी वहाँ हो, शायद वो बहुत सारे अनावश्यक बोझ के नीचे दब गया हो। अगर तुम चीज़ों को खुले रूप से सामने रखोगी तो शायद तुम्हारा बोझ कम हो जाए, उसका बोझ भी कम हो सकता है और शायद तुम फिर से एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगो। लेकिन अगली बार अगर तुम दोनों के बीच फिर से प्रेम पैदा होता है तो वही सब दोबारा मत करना जो पहले किया था। हर विवाह प्रेम को मार देता है। बहुत कम ऐसे विवाह मुझे मिले हैं जिन्होंने प्रेम को नहीं मारा। ये एक चमत्कार है, ये नियम नहीं है, अपवाद है। और अपवाद केवल नियम को प्रमाणित करता है। चिंता मत करो, बस साहस के साथ आगे बढ़ो। पहला प्रश्न, मैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में अपने काम का बहुत आनंद लेता हूँ। मेरा संघर्ष ये है कि अधिक चाहना लालच है या विकास की इच्छा। एक बात याद रखो, हम दुनिया को हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते, इसलिए हमें दुनिया को जैसी है वैसी ही पसंद करना सीखना होगा। अगर तुम वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो दुनिया को जैसी है वैसी ही पसंद करना शुरू करो, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत कम समय है। अगर हम एक आदर्श स्थिति के बारे में सोचते रहेंगे तो खुश होने का अवसर ही खो देंगे। इसलिए जो स्थिति तुम्हारे पास है उसमें जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो। ये एक अपूर्ण दुनिया है और कहीं भी तुम्हें ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जो तुम्हें पूरी तरह अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, तुम दोस्त बनाते हो और वे चले जाते हैं। किसी दूसरी परिस्थिति में तुम दोस्त बनाओगे और वे कभी नहीं जाएंगे, तब तुम उन्हीं के साथ अटक जाओगे। वो भी बहुत बोझिल हो सकता है। वही पुराने दोस्त, वही सब कुछ, जैसे धूल और पुरानी चीज़ें। अगर तुम ऐसी स्थिति में हो जहां हर दिन नए दोस्त नहीं बना सकते, तो पुरानी मित्रता की सुंदरता का जितना आनंद ले सकते हो लो। और अगर ऐसी स्थिति है जहां दोस्त हर दिन बदल जाते हैं तो ये भी बिल्कुल अच्छा है। तुम्हारे पास नए दोस्त बनाने का अवसर है। ताज़ी मित्रता, नई मित्रता की अपनी एक अलग सुंदरता होती है। जीवन अधिक जीवंत होता है, उसमें अधिक रोमांच होता है। किसी अजनबी के साथ मित्रतापूर्ण होना अधिक रोमांचकारी है। किसी अजनबी पर विश्वास करना अधिक रोमांचकारी और अधिक जोखिमपूर्ण है। और नए लोगों को खोजते रहना, उनसे प्रेम करना और मित्रता करना तुम्हें अधिक प्रवाहमान बनाएगा। मैं समझ सकता हूँ, बार बार वे चले जाएंगे। जब तक चीज़ें व्यवस्थित होती हैं और तुम्हें लगता है कि अब सब सुरक्षित हो गया है, तभी वे चले जाते हैं। लेकिन ये अच्छा है। मैं स्वयं कभी किसी एक शहर में लंबे समय तक नहीं रहा। जैसे ही मुझे लगा कि अब चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं, मैं तुरंत चला गया। कोई नहीं सोच सकता कि मैं पुणे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी दिन जा सकता हूँ। अब चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, इसका आनंद लो। मेरा दृष्टिकोण यह है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। असंभव की इच्छा मत करो। असंभव कभी नहीं होता और उसकी खोज में तुम उस सबको भी खो देते हो जो संभव हो सकता था। असंभव की खोज करना संभव को खो देना है, और संभव ही सब कुछ है। इसलिए नए लोगों का आनंद लो, नई मित्रताओं का आनंद लो,
नए संबंधों का आनंद लो। ये जीवन जीने का अधिक गतिशील तरीका है, अधिक प्रवाहमान। ये किसी रुके हुए तालाब की तरह नहीं है, ये नदी की तरह है। हमेशा उस दृष्टिकोण से देखो जहां तुम्हें अधिक खुशी और अधिक आनंद मिल सके। सामान्यतः हमारा मन हमेशा कमियां खोजता रहता है, इसलिए वो हमें दुखी बनाता है। दुख एक दृष्टिकोण है। अगर तुम आलसी हो तो अपनी आलस्य में दोष मत खोजो, उसका दर्शन खोजो। लाओ त्से को पढ़ो, ताओ को पढ़ो और अपनी आलस्य का आनंद लो। अगर तुम सक्रिय हो तो उसमें दोष मत खोजो। लाओ त्से और ताओ को भूल जाओ, उनका तुम्हारे लिए कोई संबंध नहीं है। तब नीत्से तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमेशा उस चीज को खोजो जो तुम्हें अधिक खुश बनाए, और वो हर जगह उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति ने खुश रहने का निर्णय कर लिया है तो कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती, और अगर किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण गलत है तो कोई भी परिस्थिति उसे खुश नहीं कर सकती। खुशी एक दृष्टिकोण है और दुख भी एक दृष्टिकोण है। इसलिए पहले ये प्रयास करो, जिस परिस्थिति में तुम हो उसका आनंद लेना शुरू करो। और अगर तुम्हें ये लगभग असंभव लगे तो जगह बदल दो, उसमें लंबे समय तक मत रुको। या तो उसका आनंद लो या आगे बढ़ जाओ। और मन हमेशा दुविधा में रहता है, क्योंकि उसका आधा हिस्सा किसी चीज़ को पसंद करता है और आधा हिस्सा उसे पसंद नहीं करता। लेकिन तब चुनाव करना ही पड़ता है। ये कठिन नहीं है। तुम आई चिंग से सलाह ले सकते हो या बस सिक्का उछाल सकते हो। ये कठिन नहीं है, ये बहुत सरल बात है। बस सिक्का उछालो और सिक्का जो कहे उसके साथ आगे बढ़ो, कोशिश करो, और फिर वापस आना, इस बार अधिक लंबे समय के लिए। दूसरा प्रश्न, मैं लगातार पूरी कामुकता को देखता रहता हूं और उससे बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे निकलूं। किसी भी चीज़ से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका आनंद लो। तुम उससे बाहर क्यों निकलना चाहते हो? अगर उसका आनंद लेते हुए एक दिन तुम उससे बाहर निकल जाते हो तो वह भी ठीक है, लेकिन उससे बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ स्वाभाविक रूप से आता है वो अच्छा है, जो सहज है वही सही है, जो अस्वाभाविक है वो हो ही नहीं सकता। प्रकृति की मेरी परिभाषा यही है। मुझे बताओ, अस्वाभाविक कैसे घटित हो सकता है? अगर वो घटित हो रहा है तो उसे स्वाभाविक ही होना चाहिए, अन्यथा वो कैसे घटित हो सकता है? और ये केवल मनुष्य में हो रहा है, क्योंकि मनुष्य अधिक जागरूक और अधिक चेतन है, क्योंकि मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। वो संबंध बनाने के नए नए तरीके खोज लेता है। अब अगर तुम जानवरों को देखो तो तुम पाओगे कि वे हमेशा एक निश्चित मुद्रा और एक निश्चित तरीके से प्रेम करते हैं। केवल मनुष्य ने अनेक मुद्राएं और अनेक तरीके खोजे। ये मनुष्य की बुद्धि है, उसकी रचनात्मकता है। जानवरों के पास इस बात का कोई चुनाव नहीं होता कि वे प्रेम कैसे करें। उनके पास वात्स्यायन का कामसूत्र नहीं है। कहा जाता है कि मूल कामसूत्र में 84,000 मुद्राएं थीं, अब उसमें केवल 84 हैं, लेकिन मूल में 84,000 थी। वो निश्चित ही एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा होगा। तुम कभी खजुराहो जा सकते हो और वहाँ हर तरह की अजीब और विचित्र मुद्राएं देख सकते हो। तुम विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि ये सब संभव कैसे है। एक पुरुष और स्त्री सिर के बल खड़े होकर प्रेम कर रहे हैं। ये मनुष्य की रचनात्मकता है, उसकी महान बुद्धि है। कोई पशु इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, केवल मनुष्य इसके बारे में सोच सकता है और नए नए तरीके खोज सकता है। इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में जब कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में होता है या कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में होती है तो ये एक जैविक घटना है। लेकिन जब कोई पुरुष किसी पुरुष के प्रेम में होता है या कोई स्त्री किसी स्त्री के प्रेम में होती है तो ये जैविक से अधिक मनोवैज्ञानिक घटना है। वास्तव में ये दिखाता है कि एक तरह से तुम सामान्य जैविक सीमाओं से आगे बढ़ गए हो। तुमने एक कदम अलग दिशा में उठा लिया है। तुम सामान्य जैविक व्यवस्था से ऊब गए हो और एक नए तरीके से संबंध बनाना चाहते हो जिसे केवल मनुष्य ही खोज सकता है। इसलिए हमेशा चीज़ों को बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा होगा जो इस दिशा में विकसित हुआ है। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। किसी को भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
ये तुम्हारा जीवन है, और यदि तुम समलैंगिक होना चुनते हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसे गहरे प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। अगर किसी दिन तुम स्वयं को बदलते हुए और विषम लैंगिक संबंधों की ओर जाते हुए पाओ तो वह भी बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह एक ही प्रकार की कामुकता में बंधा हुआ है, उसकी अपनी एक सीमा है। उसी तरह जो व्यक्ति पूरी तरह समलैंगिकता में बंधा हुआ है, उसकी भी एक सीमा है। जो व्यक्ति उभयलैंगिक है वो अधिक स्वतंत्र है, इसलिए भविष्य उभयलैंगिक होने वाला है। समलैंगिकता ने मानव मन में जो क्रांति पैदा की थी वो भी अब पुरानी हो चुकी है। भविष्य उभयलैंगिक होने वाला है। मनुष्य दोनों प्रकार से संबंध बनाने में सक्षम होगा और उसके पास अधिक स्वतंत्रता होगी, चुनने की अधिक संभावना होगी। कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं होगा, कोई जड़ता नहीं होगी। संभव है कि भविष्य में किसी दिन मनोविश्लेषक कहें कि अतीत में लोगों के भीतर तरह तरह की जकड़न होती थी। कोई व्यक्ति पूरी तरह समलैंगिक था, कोई पूरी तरह विषमलैंगिक था। अब लोग अधिक स्वतंत्र हैं। वही स्वतंत्रता सामान्य और स्वस्थ चेतना बन जाएगी। ये भी एक तरह की स्वतंत्रता है। हमेशा चीज़ों को इस तरह देखो कि तुम्हें उनमें खुश होने के लिए कुछ अच्छा दिखाई दे सके। जीवन छोटा है और खुशी पाना बहुत कठिन है, इसलिए खुश होने का कोई भी अवसर मत गंवाओ। सामान्यतः हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम दुखी होने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। हर चीज़ हमें दुखी कर देती है। विषम लैंगिक लोग भी खुश नहीं हैं और समलैंगिक लोग भी खुश नहीं हैं। समलैंगिक व्यक्ति परेशान है कि इससे बाहर कैसे निकले। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि विषम लैंगिक लोग बहुत खुश हैं? वे बिल्कुल खुश दिखाई नहीं देते। वे हजारों तरह की समस्याओं से दबे हुए हैं। जो लोग अविवाहित हैं वे दुखी हैं, उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। और जो लोग विवाहित हैं वे भी दुखी हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने शुरुआत में खुद को इस बंधन में क्यों बांधा। यहाँ हर कोई दुखी है और मेरा पूरा दृष्टिकोण तुम्हें खुश करने का है। अब इसके दो रास्ते हैं। या तो मैं तुमसे कहूँ ये करो तब तुम खुश होगे, तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। मानवता के साथ यही किया गया है। ऐसे लोग रहे हैं जो कहते रहे हैं तुम खुश हो सकते हो, लेकिन पहले ये करो, पहले विषम लैंगिक बनो, फिर तुम खुश होगे। और उन्होंने तुम्हारे भीतर दुख पैदा कर दिया। विषम लैंगिक व्यक्ति से वे कहते हैं ब्रह्मचर्य अपनाओ तब तुम खुश होगे। लोगों के लिए उनके पास हमेशा कोई न कोई उपाय तैयार रहता है। वे कहते रहते हैं तुम जो भी हो वह मत रहो, कुछ और बन जाओ, तब तुम खुश होगे। लेकिन तुम वो बन नहीं पाते और इसलिए कभी खुश नहीं हो पाते। और तुम्हें इस चाल का पता ही नहीं चलता कि यही पूरी प्रक्रिया तुम्हें दुखी बनाने की है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी खुश रहो, इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि वो बनो। मैं केवल इतना कह सकता हूं तुम जो भी हो उसी में खुश रहो। अगर खुशी के भीतर से वो बदल जाता है तो अच्छा है, और अगर नहीं बदलता तो वो भी बहुत अच्छा है। विश्राम करो।